हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चैप्टर नंबर 4 है हमारा ये। और इसमें हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले अभिक्रिया की दर क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन। ये 5 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जिस बच्चे के ये 5 टॉपिक समझ में आ गए, ये समझ लो पूरा चैप्टर क्लियर है एकदम। ठीक है, समझाऊंगा मैं। एक भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्लियर नहीं हुआ, दोबारा उसे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाल तो एक ही वीडियो में आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अभिक्रिया की दर पे चलते हैं। देखिए, अभिक्रिया की दर अगर समझ ली तो ये 3 पॉइंट लगातार क्लियर हो जाएंगे। अभिक्रिया की दर, चलते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया का वेग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये 5 टॉपिक मैं अभी आपको कराता हूँ 5 मिनट में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। आ जाइए यहाँ पे। अभिक्रिया की दर देखिए कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में। ठीक है। अभिकारक, अभिकारक उसे क्रियाकारी भी बोल सकते हैं हम, क्रियाकारी अभिकारक पदार्थ या उत्पाद, उत्पाद जो बनता है, उत्पाद पदार्थों के, उत्पाद पदार्थों के सांद्रण में, सांद्रण में होने वाले, होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन को क्या कहेंगे भैया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में अगर कहो तो अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है या कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो एकांक समय में अभिकारक या क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद पदार्थों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखना जरा भाई, ए से बी में कोई चीज परिवर्तित हो रही है, ए से बी में। ए क्या है हमारा, अभिकारक हो गया, अभिकारक, और बी क्या है हमारा, उत्पाद हो गया। बी क्या है, उत्पाद। तो देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो उसे कहेंगे एकांक समय में, एकांक समय में, ये सब ध्यान रखना, एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, यानी कि अभिक्रिया की दर कहेंगे। एकांक समय में चाहे तो अभिकारक पदार्थ हो या फिर उत्पाद पदार्थ, उनके सांद्रण में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अभी कह रहे हो सर जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आपने क्या बता दिया। अब देखो जरा ध्यान से। जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो अभिकारक का सांद्रण क्या होगा, कम होगा। अभिकारक सांद्रण क्या होगा तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की, अभिक्रिया की दर। ध्यान से समझ लेना बच्चों, अभिक्रिया की दर। ठीक है, ये क्या होगी, बराबर माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। भाई एकांक समय में अभिकारक पदार्थ के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, भाई इसमें कमी आएगी तो माइनस, या डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। इसमें कमी नहीं आई, ठीक है, इसमें वृद्धि होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा निगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई, इतना ही लिखना है। जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो यहाँ कमी होगी, यहाँ वृद्धि। समझ गए? तो ये है एकांक समय में। ये बात समझ में आ गई, ये उदाहरण समझ में आ गया। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इसमें कमी होगी तो इसमें वृद्धि होगी। जब ये अभिक्रिया होगी तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी फिर, इसके लिए ये होगी माइनस की और इसके लिए ये होगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए ध्यान से। इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट जो क्या था हमारा, औसत अभिक्रिया की दर। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे ही रख रहा हूं। इसके बाद है हमारा सेकंड नंबर पे क्या था, औसत अभिक्रिया की दर, औसत अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो पहले बार मैंने लिख दिया था, बार बार नहीं लिख रहा।
औसत अभिक्रिया की दर क्या होगा। देख यहाँ एकांक समय में है, यहाँ पे क्या बदलना है, बस आपको यहाँ बदलना है तुम्हें किसी निश्चित समय में, बस किसी निश्चित समय में, निश्चित समय में, बस इतना लिखने के बाद सारा वही लिखना, अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ के साधन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बदल के ये हो जाएगा निश्चित समय। निश्चित समय में यहाँ पे इधर ले आना, इसको इसके लिए कर देना क्या खत्म, यहाँ पे ये हो जाएगा। ये चीज़ जो उठा के किसी निश्चित समय में यहाँ पे ले आओ, अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ के साधन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, या यहाँ पे हो जाएगा ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये लिख रहा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये यहाँ पे लिख देना आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। भाई औसत अभिक्रिया की दर, ये बात समझ में आ गई, औसत अभिक्रिया की दर। ठीक है, एग्जाम्पल यही रहेगा, एग्जाम्पल यही रहेगा। ठीक है, अभिक्रिया की दर या इसकी दर, बात समझ गए। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, तीसरा पॉइंट क्या, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर क्या होगा प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना बात, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो पर बने रहो, लास्ट तक देख लो। ठीक है, उसके बाद समझ में पूरा आएगा पूरा। ठीक है, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर क्या होता है भैया, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर में क्या लिखना है, वहाँ पे क्या लिखा था एकांक समय में, या क्या लिखा किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षण में, किसी निश्चित क्षण में लिखना है, किसी निश्चित क्षण में। ये लो अब की बार ये है, थर्ड नंबर पे ये आ गया। ठीक है, वो सेकंड नंबर पे था। ठीक है, किसी निश्चित क्षण में, वीडियो को स्किप करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, किसी निश्चित क्षण में अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थों के साधन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। ये क्या हो जाएगा तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस OUS। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। यहाँ पे करेक्शन क्या करना है, एग्जाम्पल वही रहेगा, A से B बना, अभिक्रिया की दर क्या होगी, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर लिखनी है, और यहाँ पे लिखनी है हमें औसत अभिक्रिया की दर। जब लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा तात्क्षणिक यहाँ पे क्या लिख दोगे तात्क्षणिक, यहाँ पे लिख दोगे इस एग्जाम्पल में तात्क्षणिक, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी और डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। बस करेक्शन कितना करना है, यहाँ पे करना है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो। भाई जीरो की तरफ क्षण भर कितना होता है, पलक झपाई तो क्षण भर हो गया, तो जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डेल्टा टी क्या है, जब समय जीरो की तरफ बढ़ रहा हो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा माइनस डी ए बटे डी टी लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं डी ए बटे डी टी। मतलब अगर हमें ये लिखना हो तो ये भी सही है, यहाँ तक देखो ये समझ गए, और अगर ये लिखना हो तो ये भी सही है, इसमें स्मॉल डी लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, ये तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर है, ये क्या थी औसत अभिक्रिया की दर, और वो क्या थी हमारी अभिक्रिया की दर। बात समझ में आ गई होगी। अभिकारक पदार्थों का साधन बदलेगा या फिर उत्पाद पदार्थों का साधन परिवर्तित होगा। यदि ए का घटेगा तो बी का बढ़ेगा, समझ गए। परिवर्तित होना मतलब बदलना। जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो साधारण परिवर्तित होते हैं, उत्पादों के भी और अभिकारकों के भी। ठीक है, वहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं, अभिक्रिया की दर, औसत अभिक्रिया की दर और तात्क्षणिक अभिक्रिया। इसके बाद है आणविकता, मोलिक्यूलरिटी। स्किप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अभिक्रिया की दर, ये खत्म करो टॉपिक। इसके बाद आता है आणविकता। ओके बच्चों, आणविकता प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये है अब हमारा आणविकता। आणविकता मोलिक्यूलरिटी, भैया स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो बच्चों माफ करना थोड़ा। आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को
आणविकता कहा जाता है। आणविकता कहते हैं जो अभिकारक, अभिक्रिया में अभिकारक जो भाग लेंगे उनकी जितनी संख्या होगी 1 2 3 4 जो भी हो उसे क्या कहा जाएगा, आणविकता कहा जाएगा। आणविकता कभी जीरो नहीं होगी यार, ये बात ध्यान रखना, आणविकता कभी जीरो नहीं होगी। ओके, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को क्या कहा जाता है, आणविकता कहा जाता है। जैसे H2 प्लस Cl2 टेंस टू 2HCl। भाई सूर्य के प्रकाश में सन मतलब सूरज, और ये H ये ठीक है, ये फोटोन है। एक फोटोन से संबद्ध एनर्जी क्या होती है, ये होती है H 2HCl। ठीक है, तो इसकी आणविकता कितनी होगी भाई, आणविकता कोई भी बता सकता है। अब अभिकारक कितने, 1 और 1 2, 1 और 1 2, आणविकता कितनी होगी 2। दूसरा एग्जाम्पल C6 C12 H22 O11 तो प्लस H2O। यहाँ पे सुक्रोज की जल से रिएक्शन करा दी, C6 H12 O6 प्लस C6 H12O6। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, इसकी आणविकता कितनी होगी, आणविकता होगी इसकी 2। क्यों भैया, भाई 2 अभिकारक है इसलिए 2 आणविकता, आणविकता बराबर 2। ओके, ये तो हुई आणविकता। अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक पदार्थ भाग लेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, आणविकता। सिंपल सी बात है, लेफ्ट वाले जितनी संख्या में होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसकी आणविकता कहलाएंगे। मोलिक्यूलरिटी कहा जाएगा उसको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। बच्चों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। देखिए समझाने में टाइम लगता है और आप लोगों को भी समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तभी जाके बोर्ड के एग्जाम में आप लोग जो है अच्छी तरीके से लिख पाओगे। ये तो है नहीं कि भाई आप लोग जो है बैठे और स्किप करते चले गए और समझ में आ गया। अगर समझना है तो वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। ओके, वीडियो पे क्या, कहीं भी अगर समझना है तो वहाँ पे बैठ के सुनना पड़ेगा। आगे ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये पूरे चैप्टर की जान है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया में जिन पदार्थों का अभिक्रिया में जिन अभिकारक पदार्थों का सांद्रण मापने योग्य परिवर्तित होता है, परिवर्तित यानी कि बदलता है, परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया में जिन अभिकारक पदार्थों का सांद्रण मापने योग्य परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की उन अभिकारक पदार्थों की संख्या को, उन अभिकारक पदार्थों की संख्या को, अभिकारक पदार्थों की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि लंबी वीडियो बच्चे देखते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आओ या ना आओ, छोटी वीडियो है। बता छोटी वीडियो में क्या समझा ले। हाँ भाई, टाइम तो देना पड़ेगा ना। अब भाई कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो फिर कहोगे समझ में नहीं आई सर। ठीक है, उसे समझाने के लिए थोड़ा टाइम दो, हमें भी दो, आप भी थोड़ा टाइम लो। ठीक है, संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। कैसे भैया, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था H2 प्लस Cl2 टेंस टू 2HCl। तो इसकी कोटि क्या हुई, देखो भाई, इसकी आणविकता तो हो जाएगी 2 ही, लेकिन कोटि क्या होगी इसकी 0। अभी क्या होगा, कैसे भैया, ना तो Cl2 का सांद्रण मापने योग्य परिवर्तित होता और ना ही H2 का सांद्रण मापने योग्य परिवर्तित होगा। अब आप लोग कहोगे सर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा। भैया इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, Cl2 का भी और H2 का भी, इनका जो सांद्रण है वो मापने योग्य परिवर्तित नहीं होता। ओके, क्योंकि कोटि को एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है, आणविकता को अनुमान से ज्ञात किया जा सकता है। देखते ही पता लगा लोगे कि अभिकारक 2 हैं भैया, आणविकता 2, लेकिन कोटि क्या है 0।
कोटि क्या है इसकी? जीरो। क्यों है सर जीरो? क्योंकि Cl2 और H2 का साधारण मापने योग्य परिवर्तित नहीं होता, यानी कि उनका साधारण जो है इतना बदलाव नहीं आता उनमें ताकि उन्हें माप सके। ओके, उनके साधारण में। तो क्या अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? जीरो। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? यहाँ पे जीरो। दिख रहा है ना बच्चों? अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों के ऊपर ही कोटि है, अभिकारक पदार्थों के ऊपर ही उसकी आणविकता होती है। जिनका साधारण मापने योग्य परिवर्तित नहीं होता है उन अभिकारक पदार्थों की संख्या को ही क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे वाला देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब पहले वाला भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये याद करना आसान रहेगा आपको। H2 जब इसका हम करते हैं तो C6H12O6 और ये क्या हो जाएगा? C6H12O6। समझ गए ना? ये क्या है? सुक्रोज, ये जल, इनमें एक फ्रुक्टोज है एक माल्टोज है। फ्रक्टोज माल्टोज, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, 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 और ये क्या है? माल्टोज, और ये क्या है? सुक्रोज, इसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ये क्या है? जल। जब रिएक्शन होती है तो जल का साधारण मापने योग्य परिवर्तित नहीं होता भैया, जल का साधारण मापने योग्य परिवर्तित नहीं होता, इसलिए जल की कोटि क्या होती है? जीरो। तो इस सारे की कोटि क्या हो जाएगी? कोटि तो होगी भैया इसकी 1, क्योंकि इसका साधारण तो मापने योग्य परिवर्तित होता है। आप लोग कहोगे सर इसका कैसे पता चलेगा? भैया एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है। कुछ पदार्थ ऐसे मैं लिखवा रहा हूँ जिनका साधारण मापने योग्य परिवर्तित नहीं होता। उनमें से क्या है? H2 है, Cl2 है, Br2 है, NH3 है, एसीटोन है, CH3COCH3। ओके, ये 1 2 3 4 5 समझ गए ना? इनका साधारण मापने योग्य परिवर्तित नहीं होता। इनकी कोटि अभिक्रिया कोटि क्या आएगी? 0 0 0 0 0। ओके, जहाँ ये दिख जाए वहाँ अभिक्रिया कोटि 0, बाकी के जो बचे हुए हैं उनकी अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी? उनके हिसाब से आएगी। जैसे यहाँ पे एक ही है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है? एक। आणविकता इसकी 2 ही है, आणविकता क्या है इसकी? 2 है। ओके, बात समझ में आ रही है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पेपर में दिए जा सकते हैं कि बताइए कि इनकी अभिक्रिया की कोटि या आणविकता कितनी है। तो आप लोगों को पहचान ये रखनी है, जहाँ पे ये आना है H2, Cl2, Br2, NH3 और एसीटोन, ये क्या होता है? एसीटोन। तो वहाँ पे जो है इनकी 0 रख के बाकी की जोड़ देना है आपको। ओके, ठीक है। अभी एक पॉइंट हो रहा है, बस 30 सेकंड की वीडियो हो रही है, देख लेना आगे एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो भाई, अगर मान लिया हमारे पास एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया ये दे दी, ये देखो मैं अब जड़ बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। यहाँ है M, A प्लस M ने A के साथ है प्लस N B के साथ है, और यहाँ पे क्या बन गया? उत्पाद बन गया भैया, कुछ भी प्रोडक्ट बना, कुछ भी बन गया मान लो। तो अभिक्रिया की दर क्या होगा? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या दर, वेग या दर भी बोल सकते हो भाई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? A की पावर M। A क्या है? इसको बोलेंगे A का साधारण, ये साधारण है, सक्रिय द्रव्यमान पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, ये साधारण, और ये B की पावर क्या हो जाएगा? N। ठीक है, A की पावर M, B की पावर N, A की पावर M, B की पावर N। अगर मान ले देखो यहाँ पे कुछ भी ले लो यार, जैसे H2 प्लस Cl2 हमने ले लिया यार, चलो यार तुम कहोगे इसी उदाहरण को ले रहे हो बार बार। 2NH3 ले लिया, टेंस टू ये क्या होगा? N2 प्लस 3H2, ये ले लिया। ठीक है, ये अमोनिया है, तो इसका अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? दर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A हमारा ये है, NH3 A हो गया, इसको ब्रैकेट में ऐसे हम बंद करेंगे, उसकी पावर कितना आ जाएगा? 2, जो मल्टीप्लाई में वो पावर में चला जाएगा, सिंपल सी बात ये है। ओके, तो यदि M प्लस N बराबर 0 तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यदि M प्लस N बराबर 1 तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर, कोटि की अभिक्रिया M प्लस N इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया। देख लो, मैं आपके सामने भी नहीं देख रहा ताकि जल्दी से जल्दी जो है वीडियो को समझा सकूं, लेकिन क्योंकि बच्चों को जो है भागने की पड़ी रहे बस। M प्लस N इक्वल टू 2, M प्लस N इक्वल टू क्या हुआ? 3, तो ये क्या हो जाएगी? तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय, थर्ड भाई, थर्ड कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, लिख लेना।
तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेके आने वाले हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक वेग स्थिरांक का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, जो बोर्ड के एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर से जरूर आता है, मात्रक भी पूछा जाता है और इन तीनों में से एक आएगा। ठीक है, तीनों समझाऊंगा, ये पहले दूसरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को कर देना लाइक। ठीक है, थैंक यू।